नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम इस चैनल पर विशेष रूप से चर्चा करते रहे हैं हमेशा से, और ये हमारी यूएसपी रही है कि हमारा ये चैनल क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को बड़ा विस्तार से कवर करता है। पिछले उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए थे 2022 के, उसमें हमने बहुत सारे इस चैनल पर वीडियो बनाए थे और इस पर शुरुआत कर रहे हैं हम इस बार के उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे उनकी कवरेज की भी। और देखिए, उत्तर प्रदेश की कवरेज के लिए अगर बात करेंगे तो आप अखिलेश यादव, मायावती, इनको नहीं भूल सकते। अखिलेश यादव पीडीए का अपना नारा लेकर के चल रहे हैं, हालांकि वो हमेशा राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए नजर आते हैं, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, जबकि उत्तर प्रदेश में उनके सांसदों की संख्या कांग्रेस के सांसदों से कई गुना अधिक है। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव की पर्सनैलिटी उस प्रकार की नहीं है जो किसी भी चीज को लीड कर सके। वो राहुल गांधी के बैक बेंचर्स की तरह ही नजर आते हैं और उनकी स्थिति उस समय और भी खराब हो जाती है जब असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद, एआईएमआईएम के प्रमुख। आपको याद होगा कि 5 साल पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उस समय उनका इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन बिहार के चुनाव में जिस तरीके से उनके विधायक जीत करके आए हैं पिछली बार भी और इस बार भी, उससे असदुद्दीन ओवैसी का हौसला बढ़ा है। असदुद्दीन ओवैसी का हौसला बढ़ा 2023 में जो निकाय चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, जो नगर निकायों के चुनाव हुए थे, उसमें ओवैसी की जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है, मेरे ध्यान है, पतंग। उसके प्रत्याशियों को बड़ी जबरदस्त सफलता मिली थी। कहीं दूसरे नंबर पर रहे, कहीं तीसरे नंबर पर रहे, कुछ जगह जीतने में भी सफल रहे, पार्षद भी बने, सभासद भी बने ओवैसी के टिकट पर। तो ओवैसी की पार्टी का विस्तार धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कुछ लोग ओवैसी के बारे में ये कहने लगते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। हालांकि मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। ओवैसी ने अपने दम पर अपनी पार्टी बनाई, उनके पिताजी बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके भाई भी नेता हैं, और वो कम से कम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, राहुल गांधी, इन सब से तो बेहतर है। वो सीधे कहते हैं कि मुझे मुसलमानों के वोट चाहिए, इन बाकी दलों की तरह नहीं जिन्हें मुसलमानों के वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों को अपनी बराबरी का दर्जा किसी ने कभी नहीं दिया। मायावती की पार्टी अगर जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बनती है, आगे बनेंगे, आगे अगर कभी जीती तो उनका भतीजा है आकाश आनंद, वो बन जाएगा। पीसी भाईपो जैसे ममता और अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में थे, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चलने लगा है। समाजवादी पार्टी जीतेगी तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव या उनका परिवार का सदस्य कोई बनेगा। उनके बारे में तो ब्रजलाल जी ने, जो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के, अभी पार्लियामेंट में कहा भी था कि वहां पर पीडीए चल रहा है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो भी होगा परिवार का ही आदमी आगे बढ़ेगा। उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का मिलना मुश्किल है। ओवैसी ने इस बार भी कहा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन भाई हम दरी नहीं बिछाएंगे, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए और हमें अगर सरकार बनेगी उसमें बराबर का प्रतिनिधित्व चाहिए। अखिलेश यादव चुप हैं, ओवैसी की ऑफर पर वो पूरी तरह से चुप हैं। उन्हें लगता है कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि अगर हमने ओवैसी को साथ में ले लिया तो आप समझिए कि सारे मुसलमान वोट उनकी तरफ भाग जाएंगे और एक तरीके से लेजिटिमेसी मिल जाएगी, एक वैधता मिल जाएगी मुस्लिम वोटों को कि हमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाना चाहिए। हालांकि उन्हें ये बात उस समय समझ में नहीं आई जब उन्होंने मायावती के साथ 2019 में लोकसभा चुनाव में समझौता किया, मुलायम सिंह यादव के मना करने के बावजूद। वो भी उनकी बड़ी गलती थी। मुलायम सिंह यादव तो उनसे ये भी कहते थे कि कांग्रेस के साथ भी समझौता ना करो, लेकिन वो करते हैं। तो उन्हें खुद पता नहीं है कि करना क्या है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अब ओवैसी ने जो लक्ष्य बनाया है वो ये बनाया है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, चाहे वहां से कांग्रेस का विधायक सांसद हो, चाहे वहां से बसपा का हो, चाहे सपा का हो, वो उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। अभी पिछले 2-3 महीनों का मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था। बहराइच में मटेरा नाम की जगह है, वहां पर उन्होंने रैली की। बिजनौर के नजीबाबाद में उन्होंने रैली की है, मुरादाबाद में की उन्होंने, ठाकुरद्वारा में, सहारनपुर में उन्होंने की, जहां से इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं। और लगातार वो मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, कब तक अपने चिराग से दूसरों के घर रोशन करोगे, अपने घरों में अंधेरा रखोगे क्या? उनका लगभग लॉजिक सही है। वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, जो भी है पार्टी तुम्हारी अपनी पार्टी है, मेरे साथ आओ ना। और वो उनके साथ आने के लिए तैयार भी नजर आ रहे हैं। अब जैसे मटेरा जगह बताई मैंने आपको, बहराइच की,
वहां से 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। पहले वहां मंत्री रहे हैं जो यासर शाह, वो रहा करते थे। इस बार उनकी पत्नी है मरियम शाह। वहां से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। और ओवैसी ने यह भी कहा है कि भाई ये ऐसे एमएलए यहां पर रहे हैं जो ईद के चांद की तरह हैं, ये 5 साल में एक बार नजर आते हैं, उसके बाद ये नजर ही नहीं आते। तो ऐसे लोगों को आप वोट दें जो आपके बीच में रहे। और ओवैसी का यह भी मानना है, देखिए वो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक उत्तर प्रदेश में रोकनी है, जो कि सबको नजर आ रहा है कि इस बार लगेगी, तो उनका कहना है कि मुझे भी गठबंधन में शामिल करो। समाजवादी पार्टी क्यों मुझे अपनी बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहती। उन्होंने फिर ये रिपीट किया, हर जगह वो कहते हैं कि भैया मुसलमान जो है वो दरी क्यों बिछाए आपकी, सीधी सी बात कह रहे हैं। उन्होंने भैया जी पर कमेंट किया, अखिलेश यादव पर। पार्टी में सब उनको भैया जी कहते हैं। उन्होंने कहा कि कब तक आप दूसरों को सीएम बनाने के लिए प्रयास करते रहोगे, भैया जी तो अपने घर वालों को सीएम बनाएंगे या खुद बन जाएंगे। हालांकि वो इमरान मसूद के इलाके में जब गए, सहारनपुर में, जहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रिय इमरान मसूद सांसद हैं कांग्रेस से, वहां पर इमरान मसूद पर उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव पर हमला करने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। 26 जुलाई को ठाकुरद्वारा में गए, वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की सीट है, और वहां से मैं आपको बता दूं कि 3 बार के एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के नवाब जान खान, उन पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोला कि मुरादाबाद से लगता हुआ ही रामपुर है, जहां पर जौहर विश्वविद्यालय वाला मामला चल रहा है, आजम खान वाला, जिस पर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव के समय में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ जिसमें मुसलमान भी मारे गए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब ये सारा कुछ जौहर विश्वविद्यालय वाला मामला अखिलेश यादव की नज़र में था तो उन्होंने सारे कागज इसके पक्के क्यों नहीं किए। जब 5 साल आपकी सरकार रही तो जौहर विश्वविद्यालय को आपने अधिकृत क्यों नहीं किया, उसके जो पेपर्स थे उसको आपने पूरी तरीके से सॉलिड क्यों नहीं किया कि उस पर कोई मतलब जिसे कहते हैं ना रेगुलराइज करना, कि उन्हें आपको कोई कानून बदल के कुछ भी चीज करके आपको उनको नियमित करना चाहिए था। यह आपकी विफलता है। अगर जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ा जा रहा है तो यह अखिलेश यादव की विफलता है, और लगभग उनकी बात सही है। दूसरी ओर अखिलेश यादव की तरह मायावती भी परेशान है। मायावती तो ज़्यादा परेशान है। इस समय उनका एक विधायक है, वो भी अपने दम पर जीता हुआ है। एक राज्यसभा के सांसद है जो पहले चले आ रहे हैं, अब 6 साल का कार्यकाल हो जाएगा तो वो दोबारा बेचारे बन नहीं पाएंगे, शायद अमन उनका नाम है, कुछ इस तरह का नाम है। और इसके अलावा लोकसभा सांसद कोई है ही नहीं उनका। 2019 में तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ी थी, 10 बन गए थे। इस बार तो एक भी नहीं बना उनका, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ रही थी। तो मायावती भी बड़ी परेशान है। वो अपने भतीजे आकाश आनंद को कभी जिम्मेदारी सौंपती हैं, कभी पीछे ले लेती हैं। अब देखिए उनकी इस वीकनेस का फायदा चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी वाले, भीम आर्मी वाले। वो नगीना सीट है जो सुरक्षित सीट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की बिजनौर से मिलती हुई, उसके सांसद हैं। आजाद समाज पार्टी का गांव देहात में बड़ा प्रभाव है, खासतौर से वेस्ट यूपी में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, सहारनपुर, इन सब इलाकों में उनका ठीक ठाक दबदबा बन चुका है। सहारनपुर इलाके से बिलोंग करते हैं और सांसद हैं, और जहां पर वो सांसद के रूप में बैठते हैं वहां का भी बड़ा एक माहौल है। वो जहां बैठते हैं उनके पास में असदुद्दीन ओवैसी बैठते हैं, वो भी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। राजकुमार रौत बैठते हैं, आदिवासी पार्टी वाले, राजस्थान वाले, वो भी इकलौते सांसद हैं। हनुमान बेनीवाल नागौर वाले, वो भी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। तो उनका एक ग्रुप सा बन गया है। और मैंने देखा कि जब अभी सीजेपी वाला प्रोटेस्ट चल रहा था तो इन्होंने भी वहां पर धरना शुरू किया था पार्लियामेंट के भीतर ही, अंबेडकर साहब की मूर्ति के नीचे, चंद्रशेखर आजाद ने। तो उनसे मिलने जाने वालों में 2 लोग प्रमुख थे, संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी। सुनने में यह आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी दोनों मिलकर के एक तीसरा धड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मायावती या अखिलेश यादव हमें साथ नहीं लेते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है। और यह भी चर्चा है कि इस धड़े में मायावती को भी शामिल करने की चर्चाएं हैं कि साहब मायावती अगर इस धड़े में आ जाएं तो मायावती यानी कि बसपा, आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बड़ा लिथल कॉम्बिनेशन है। जब ये बन जाता है तो फिर इससे विनर ही बन करके निकलता है। आप मुस्लिम को किसी को टिकट दे दीजिए और दलित बहुल इलाके में जीत जाएगा। और इन्होंने तो टिकट भी डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं। देखिए अभी हकीकत यह है कि मायावती ने 25 टिकट अभी घोषित किए। अकबरपुर,
भीकमपुर, सुल्तानपुर, पुरकाजी मुजफ्फरनगर की सुरक्षित सीट है, सहारनपुर देहात, कानपुर देहात, मऊ, हापुड़, जेवर, सादाबाद, हाथरस वाली, यहाँ से इन्होंने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए सीधे। पहले मायावती कोऑर्डिनेटर घोषित करती थी कि कोऑर्डिनेटर रहेगा और फिर जब चुनाव आएंगे वही प्रत्याशी बन जाएगा, और उनसे बड़ा पैसा खर्च करवाती थी। कभी ये रैली, कभी वो रैली, कभी मायावती का जन्मदिन, कभी अंबेडकर जयंती, कभी ये ट्रेन भर के लाओ, ये बस भर के लाओ, बड़ा खर्चा होता था। बसपा का टिकट लेना आसान काम नहीं था, बड़ा खर्चीला था। लेकिन अब तो बसपा का टिकट ही कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो प्रत्याशी आ रहे हैं टिकट लेने के लिए, कम से कम उन्हें समय रहते प्रचार करने का मौका मिले, उन्हें टिकट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन इससे पीछे आजाद समाज पार्टी भी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने 45 टिकट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और बड़े दिलचस्प टिकट डिक्लेयर किए हैं। 45 में से 18 तो एससी हैं, 16 ओबीसी हैं, 10 मुस्लिम हैं, 1 सिख है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ठाकुर नहीं। इवन जो जनरल सीटें हैं, सामान्य कैटेगरी की हैं, जैसे कि छर्रा है, लखनऊ कैंट, गोविंद नगर, विश्वनाथगंज, बीकापुर, यहां से भी उन्होंने एससी कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया है। इसके अलावा हाथरस रिजर्व सीट है, छर्रा है अलीगढ़ की, फतेहपुर सीकरी है, गोविंद नगर है, मधुबन है, मिश्रिक है, लखीमपुर खीरी वाली, यहां से भी उन्होंने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के लिए और चंद्रशेखर आजाद मायावती के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये दोनों हाथ मिलाते हैं, जिसकी मुझे पूरी संभावना नजर आ रही है, तो आप यकीन मानिए कि योगी जी का काम आसान हो जाएगा। उनकी जो हैट्रिक है वो बड़ी आसानी से लग जाएगी। और इसमें अगर मायावती भी शामिल हो जाएं तो फिर तो ये अखिलेश यादव को तीसरे नंबर पर भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन मायावती इसमें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मायावती को बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों को साथ लेने से, कि कहीं उनका कद उनसे बड़ा ना हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि वेस्ट यूपी में जाट पॉलिटिक्स को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है। आप जानते होंगे कि पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक, जिनका पिछले साल 5 अगस्त को निधन हो गया था, उनका अब 1 साल हो रहा है, उनकी पुण्यतिथि आ रही है। और उनकी पुण्यतिथि पर बागपत जिले में उनका गांव है हिसावदा, वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं बाकायदा। और सुनने में आ रहा है कि उसमें राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, क्योंकि जब वो अंतिम दिनों में आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट थे सतपाल मलिक, राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए गए थे। हालांकि आना तो चाहिए अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जब पिछली बार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे 2022 में, तो सतपाल मलिक ने कहा था मैं इनके लिए प्रचार करूंगा, लेकिन दोनों ने इनको पूछा नहीं था। लेकिन सतपाल मलिक जाटों के बीच में एक थोड़ा सा नेगेटिव नाम है। बहुत सारे जो जाट लीडर्स हैं, पुराने जो जाट नेता हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब का मानना है कि मोदी जी ने एक अच्छा काम किया था, गवर्नर जैसी पोस्ट पर सतपाल मलिक को बैठाया था, और उन्होंने वहाँ उन्हीं के साथ दगाबाजी कर दी। 3 राज्यों के गवर्नर बनाए और उन्हीं के खिलाफ वो बोलने लगे। तो ऐसे डेंटेड व्यक्ति को कौन अपने साथ लेना चाहता। खैर, अब सतपाल मलिक साहब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कुछ भी कहना अनुचित होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के लिए असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, और इस चैलेंज को पार कर पाना आसान काम नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। क्षेत्रीय पॉलिटिक्स के इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नमस्कार।